तो आपका यूनिट 5 मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, ये लास्ट आपका चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है ये देखते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि मैक्सिमम इस एरिया में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं हो पाता है ना, जो ट्रेडिशनल मेथड से बिजली की सप्लाई करते हैं खंभों के द्वारा, वो संभव नहीं होता। ऐसे क्षेत्रों में क्या करते हैं, सोलर पैनल का इस्तेमाल करके बिजली की प्रकाश की व्यवस्था की जाती है ना। तो ये उसी से रिलेटेड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है। ठीक है, तो जब किसी धातु की सतह पर, कोई भी हम मेटल लेते हैं, कोई धातु लेते हैं, ठीक है, तो जब किसी धातु की सतह पर उचित तरंगदैर्घ्य की, ये मेटल है, मेटल सरफेस, मेटल है, तो मेटल सरफेस पर किसी उचित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणें आपतित कराई जाती है। ठीक है, यहां पर ये लाइट है, लाइट इंसिडेंट कराई जाती है। तो धातु की सतह से क्या होती है, इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, है ना। धातु की सतह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं इस तरह से। तो जब किसी धातु की सतह पर उचित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण आपतित कराई जाती है, तो धातु की सतह से, है ना, मेटल सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मेटल सरफेस पर जैसे लाइट इंसिडेंट होती है ना, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं, इनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना कहते हैं। ठीक है, डिफाइन कर सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। जब किसी धातु की सतह पर उचित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणें आपतित कराई जाती है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर यहाँ पर हम एक सर्किट बना दें, इस तरह से जोड़ दें, परिपथ बना दें, तो इस परिपथ में क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो इस करंट को हम क्या कहते हैं, फोटो करंट कहते हैं। फोटो करंट कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। और ये जो पूरी घटना है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, है ना। बस इतने आपको एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना है परिभाषा में कि जब किसी धातु की सतह पर उचित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणें आपतित कराई जाती है, ठीक है, मीन्स फोटॉन, है ना। फोटॉन की जो एनर्जी होती है h न्यू से शो करते हैं, है ना, एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है। ठीक है, तो किसी धातु की सतह पर जब हम प्रकाश किरणें उचित तरंगदैर्घ्य की आपतित कराते हैं, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इस मेटल को तार से कनेक्ट कर दे बाह्य परिपथ में, तो बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह होने लगता है। इस धारा को हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, है ना। उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो पूरी घटना है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना कहते हैं। तो ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव में कुछ टर्म्स यूज होता है, उसको हम देखते हैं। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
देहली आवृत्ति, है ना, कट ऑफ वोल्टेज, या इसको हम बैरियर वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हम देखते हैं। तो इसके पहले इसके धारा के मान में किस तरह से वृद्धि होती है ये देखते हैं। तो साथ साथ में ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा और ये कट ऑफ वोल्टेज भी मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी मेटल सरफेस पर जब हम किसी प्रकाश किरण को डालते हैं, आपतित कराते हैं, उसकी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ना, या प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, या इस परिपथ में जो बहने वाली करंट का मान है, ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनका जो मान है, परिपथ में जो बहने वाली धारा है या उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ये डिपेंड करता है प्रकाश की तीव्रता पर, है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है किस पर डिपेंड करता है, आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ये कैसे निर्भर करता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इंटेंसिटी आपका y एक्सिस में लेते हैं और करंट को यहां पर x एक्सिस में लेते हैं। ठीक है, जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, तो यहां पर क्या होता है, स्टार्टिंग में सपोज ये I है इंटेंसिटी, तो करंट का मान भी I होगा। अगर लाइट के इंटेंसिटी को 2 गुना बढ़ा देते हैं, है ना, तो यहाँ पर बहने वाली धारा का जो मान है या उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो बहने वाली करंट का मान 2 गुना होगा या ट्रिपल टाइम होगा। ये इंसिडेंट होने वाली फोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है ना। इसका मतलब है कि एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा मेटल सरफेस से, दूसरा फोटॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, तीसरा फोटॉन जो है तीसरे इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, है ना। मतलब जैसे जैसे हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे, इस पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, है ना। प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी मतलब इस पर आपतित होने वाले फोटॉन की संख्या बढ़ेगी। फोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो मेटल सरफेस से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। अगर यहाँ पर उत्सर्जित होने वालों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज हो रहा है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी अर्थात फोटो करंट का मान भी बढ़ेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी क्या होता है, उसी अनुपात में बढ़ते जाता है इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये मेटल सरफेस पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर मेटल सरफेस पर जो आपतित होने वाली प्रकाश है उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जैसे जैसे हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, परिपथ में बहने वाली धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी करंट जो है ये डिपेंड करता है, करंट डिपेंड करता है कहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन, है ना। क्योंकि फोटॉनों की संख्या बढ़ने से ही प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है, फोटॉनों की संख्या बढ़ने से ही प्रकाश की संख्या
उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ाने से परिपथ में बहने वाली फोटो करंट का मान बढ़ता है, अर्थात तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है। ठीक है, ये इंटेंसिटी जितना हम बढ़ाते जाएंगे बहने वाली धारा का मान भी उतना ही अधिक होते जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड देखते हैं हम, फ्रीक्वेंसी पर किस तरह से डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर, है ना। सेकंड, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर कैसे निर्भर करता है। ये सब जो बता रहा हूं मैं, इसको ऑब्जर्व किया था सर्वप्रथम लेनार्ड एंड विचार्ड नामक वैज्ञानिक है, दो लोगों का नाम है। उन्होंने ऑब्जर्व करके ये सब इस निष्कर्ष पर पहुंचा था, ये बताया था। ठीक है, तो सेकंड हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करता है ना। तो फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करता है, यहां पर फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, ये यहां पर 0 होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, ये निगेटिव वाई एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस में हमको पॉजिटिव निगेटिव करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, जब हम फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाते हैं, आवृत्ति के मान को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम वाई एक्सिस में लेते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को हम लेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी का मान क्या है, पॉजिटिव है ना। यानी काइनेटिक एनर्जी को इसमें लिखिए, काइनेटिक एनर्जी को हम वाई एक्सिस में लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं एक्स एक्सिस में। अब यहां पर देखते हैं, जैसे जैसे हम आवृत्ति बढ़ाते जाते हैं, है ना, इस पॉइंट से देखिए, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं लाइट की, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो इस तरफ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है m है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगा, कितना होगा काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला सभी लोग जानते हैं, 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं लाइट की, ठीक है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ते जाता है। और इस पॉइंट पर यहां पर देखिए, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, तो यहां पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मान 0 हो जाता है। मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी को कम करते जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से मूव नहीं कर पाता। तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगा न्यू इज इक्वल टू न्यू 0, इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, देहरी आवृत्ति कहते हैं। तो देहरी आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है ना, जिससे कम आवृत्ति पर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है ना। देहरी आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे संभव क्यों नहीं है, इसके नीचे अगर हम देखते हैं, इसकी कम करते हैं अगर फ्रीक्वेंसी को, तो यहाँ पर इस साइड काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है ना। ओरिजिन से नीचे क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों की जब काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होगा तो मेटल सरफेस से कैसे मूव करेगा, नहीं मूव कर पाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है देहरी आवृत्ति से कम होने पर निगेटिव होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से मूव नहीं कर पाता। ठीक है, तो देहरी आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है
जिस आवृत्ति से ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से आसानी से उत्सर्जित होता है और उसके नीचे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को हम उत्सर्जित नहीं कर सकते। ठीक है, इस पॉइंट पर जो विभव होता है, जो उसका पोटेंशियल होता है, उसको हम कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, है ना, कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं या स्तब्ध विभव कहते हैं, क्योंकि इसके आगे अगर हम फ्रीक्वेंसी को मान लो 0 पर कर दे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम कितना भी बढ़ा दें, है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम कितना भी बढ़ा दें वो मेटल सरफेस से नहीं निकलेगा। तो इसको हम कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, स्तब्ध विभव, इस पॉइंट पर जो विभव होता है। ठीक है, तो कट ऑफ जो पोटेंशियल होगा या कट ऑफ वोल्टेज जो होगा उसका मान क्या होगा, E इंटू न्यू जीरो होगा, है ना, E इंटू न्यू जीरो होगा। ठीक है, तो ये होगा कट ऑफ पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं मेटल का वर्क फंक्शन, कार्यफलन, है ना, क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, एच न्यू होता है ये, एच इंटू न्यू जीरो, तो ये जो एच न्यू जीरो होगा ये होगा मेटल का वर्क फंक्शन, कार्यफलन होगा। ठीक है, धातु का क्या कहते हैं, इसको कार्यफलन कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर वर्क फंक्शन, कार्यफलन वह न्यूनतम कार्य है जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है ना, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये है आपका वर्क फंक्शन। ठीक है, क्या है आपका वर्क फंक्शन। अच्छा, कट ऑफ वोल्टेज नहीं होगा, ये वर्क फंक्शन। तो देहली आवृत्ति पर जो वर्क करना पड़ता है मेटल सरफेस से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनों को, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर कैसे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स आपको बताना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है और वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये वर्क फंक्शन का जो मान है अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है ना, अलग अलग मेटल के लिए क्या होगा, वर्क फंक्शन का मान अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए हमको अलग अलग कार्य करना पड़ेगा, है ना, ये होता है। और थर्ड आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पर कैसे डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी पर कैसे डिपेंड करता है, जो कैथोड होता है उससे एमिट होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एनोड तक पहुंचने के लिए इस तरह से हम एक कैथोड ट्यूब लेंगे, यहां पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, लाइट इंसिडेंट कराएंगे, तो यहां पर कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अब यहां पर हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल पर नहीं, इसको निगेटिव रखेंगे तो रिपल्सन होगा, और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखेंगे, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धन इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे थे कि जब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उसके ऊपर है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, उस समय इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होगा, कैथोड से एनोड की ओर पहुंचेंगे, आसानी से पहुंचेंगे, ठीक है। जब इंटेंसिटी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसा होगा कि जब पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से निकल जाएगा तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा रहेगा। उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी को कितना भी बढ़ाएं, है ना, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ाएंगे तो भी सर्किट में, बाई सर्किट में जो बहने वाली जो धारा है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस परिपथ में बहने वाली जो धारा है, जो फोटो करंट है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके जो निगेटिव पोटेंशियल उसको बढ़ा देंगे। निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके पोटेंशियल को बढ़ाने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1/2 mv मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ही कैथोड से एनोड तक पहुंच पाएंगे। उस समय अगर इनके बीच में अप्लाइड जो पोटेंशियल है, ठीक है, ये V हो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो, तो काइनेटिक एनर्जी का जो मान होगा 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू E इंटू V होगा। ये होगा काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। और कट ऑफ पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, निस्तब्ध विभव कहते हैं। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का मान 0 है, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखेंगे, है ना, इस पॉइंट पर देखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव होगा। तो इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, है ना। तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पर पोटेंशियल को इलेक्ट्रोडों के बीच कितना भी बढ़ाएंगे, वो कैथोड को छोड़ करके एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं निस्तब्ध विभव या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। तो कट ऑफ पोटेंशियल या निस्तब्ध विभव वह विभव होता है जिस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी कैथोड को छोड़ करके एनोड तक नहीं पहुंच पाते, तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान 0 होता है। इस कंडीशन में परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये मेन 3 पॉइंट है आपको समझाने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आपकी लाइट इंटेंसिटी पर इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस तरह से डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसकी तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। और प्रकाश की जो तीव्रता है किस पर डिपेंड करता है, फोटो नंबर ऑफ फोटॉन पर डिपेंड करता है। मतलब अगर फोटॉनों की संख्या हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से कैथोड से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। दूसरा फ्रीक्वेंसी पर देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जहां पर क्या होता है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए वर्क फंक्शन का मान क्या होता है, 0 होता है ना, वर्क फंक्शन का मान 0। तो वर्क फंक्शन का मान 0 कब होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर होता है, ये देहली आवृत्ति पर, है ना। देहली आवृत्ति पर क्या होता है, वर्क फंक्शन का मान जो होता है 5 मिनिमम होता है ना। देहली आवृत्ति पर वर्क फंक्शन का मान जो है, वर्क फंक्शन का मान मिनिमम होता है। तो वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह न्यूनतम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, या वर्क फलन कार्यफलन या वर्क फंक्शन वह न्यूनतम ऊर्जा है जिससे कम ऊर्जा पर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है ना। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है।